हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ इनसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक तंवर। आज हम करने वाले क्लास 12th हिस्ट्री का सेशन हमारा कंटिन्यू चल रहा था। इससे पहले 4 पार्ट्स जो हैं हम कंप्लीट कर चुके। हर एक पार्ट में इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको बताई गई हैं, तो ध्यान से पढ़ना और अपने साथ नोटबुक लेके रखना और नोट्स जो है अपने बनाते रहना, है ना, क्योंकि हिस्ट्री में नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो सेशन होने वाला है, हमने प्रीवियस सेशन कहां खत्म किया था, जब प्रभावती गुप्त ने, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उसने एक डोनेशन किया था, है ना। उसी डोनेशन के बारे में जो कॉपर इंस्क्रिप्शन था उसमें हमने देखा कि क्या क्या लिखा हुआ है और क्या उसने डोनेट किया था, है ना। और उसी से हम थोड़ा सा आज आगे और पढ़ेंगे कि भैया जब वो राज सत्ता में थी या फिर पावर में थी तो उसने उस डोनेशन के लिए वहां के लोगों को क्या आदेश दिया। आदेश इन द सेंस कि जब भी कोई राजा ये रानी ऐसा डोनेशन करते थे तो उनको एक ऐसा क्लैरिफिकेशन देना जरूरी था कि आज के बाद ये जो जमीन है वो हमसे बिलोंग नहीं करती, वो इस पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग करती है। देन उसके बाद क्या होता था कि यहां से मिलने वाली कुछ चीजों को छोड़कर आपको इन्हें टैक्स भरना होगा। अब कुछ चीजें कौन सी थी, जैसे कुछ नेशनल प्रोडक्ट थे जिन पर उस पर्सन का अधिकार नहीं है, आधिपत्य नहीं है, परंतु अगर वो वहां की जनता उन्हें गिफ्ट देना चाहे तो वो दे सकती थी। करेक्ट। पूरी तरह से उनको फोर्स नहीं किया गया था, सिर्फ टैक्स के लिए पाबंद किया गया था कि वो आपको भरना जरूरी है। इसके अलावा बाकी आपकी जो इच्छा है वो आप एज ए गिफ्ट उनको दे सकते हो। परंतु आज के बाद उस पूरे के पूरे इलाके का जो मुख्य सदस्य होगा वो ये होगा जिसको हमने ये जमीन डोनेट की है। साथ ही साथ वो ये एक एक्नॉलेजमेंट रखते साथ में कि हाँ, हम जो है आज के बाद इस एरिया में सेना वगैरह नहीं भेजेंगे, यहां पर सेना नहीं आएगी और राजा का जो शासन है वो यहां पर नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरह से लोगों को कुछ राहत मिलती थी। ये बात बताता है प्रभावती गुप्त, है ना, जिसने डोनेशन क्लेम किया था, डोनेशन किया था। सो उससे नेक्स्ट है प्रभावती गुप्त एंड द विलेज ऑफ डंगुना। देखो जो उसने डोनेशन किया था ना उसी के बारे में बताएगा हमें आगे। सो दिस इज व्हाट प्रभावती गुप्ता स्टेट्स इन हर इंस्क्रिप्शन। क्या बोला गया है, जो इंस्क्रिप्शन हमने कल देखा था, इन द सेंस कि प्रीवियस सेशन में पार्ट नंबर 4 में हमने देखा था कि ये प्रभावती गुप्त है और इन्हीं का एक इंस्क्रिप्शन था, है ना, था ना, बिल्कुल, डोनेशन का जो लैंड ग्रांट किया था वही। और उसी में बताया गया था ये जो जमीन है फलाना फलाना व्यक्ति को जा रही है और फलाना फलाना चीजें हैं, इनके द्वारा, इन रानी के द्वारा। सो प्रभावती गुप्ता कमांड्स द ग्राम कुटुंबिनास, मतलब कि वहां के जो हाउस होल्डर्स हैं, वहां के किसान हैं, लिविंग इन द विलेज। कौन सा विलेज है, डंगुना विलेज है। सो ब्राह्मणास एंड अदर लिविंग इन द विलेज ऑफ डंगुना, be it known to you that on the 12th, it means ki lunar day of the bright, it means fortnight of Kartika, we have in order to increase our religious merit donated this village with the pouring out water to the acharya, it means teacher, जिनको इन्होंने डोनेट किया है, यानी चंद्र स्वामी। You should obey all his commands. We confer on him the following exception typical of an agraha. This village is not to be entered by soldiers and policemen. ये जो विलेज है हमने इन व्यक्ति को दिया है, इन महाशय को, आचार्य को, टीचर को दिया है, और इसमें अब से जो पुलिस या फिर कोई भी सोल्जर्स तो है वो नहीं आएगा। अब इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, वर्ड है आगरा, इट मीन्स इन दिस विलेज, मतलब कि यहां पर विलेज में वो प्रथम नागरिक जो टैक्स नहीं भरते थे। अब इसमें सर इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर कुछ लोगों को टैक्स भरने से आजादी मिली थी, जिनमें पहले प्रथम पूजनीय तो वहां के आचार्य होते थे। कौन होते थे, आचार्य मीन्स टीचर, या फिर आप कह सकते हो ब्राह्मणास, जो कि वहां पर टैक्स नहीं भरते थे, उनका जो टैक्स फ्री सिस्टम चलता था। उसके बाद टैक्स भरने वाले में वहां के बिजनेसमैन, काम करने वाले, किसान, है ना। अगर हम एक पूरे के पूरे सोसाइटी को 3 क्लास में डिवाइड करें,
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखो फर्स्ट क्लास में आते हैं सारे जितने भी राजा हैं, सैनिक वगैरह हैं, या फिर ब्राह्मणास वगैरह हैं, पूजा पाठ जितने भी आचार्य हैं, ये लोग टैक्स नहीं भरते थे। अब आता है सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर। सेकंड में आते हैं बिजनेस करने वाले, काम करने वाले, मिडिल क्लास पर्सन, और थर्ड में आते हैं सारे किसान, है ना, जो छोटे मोटे दुकानदार या फिर जो भी वहां है काम करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। उन दोनों वर्गों को टैक्स भरना जरूरी होता था, है ना, कुछ जगहों को छोड़ के। तो उसी बारे में कहा गया है। So it says exempt from the obligation to provide like grass, animals, hides as seeds and charcoal, touring royal officers, exempt from the purchasing, permitting liquors and digging, exempt from the mines and khadira trees, exempt from the obligation to supply flowers and milk, together with hidden treasures and deposits, together with major and minor taxes. This charter has been written in the 13 year means regional year. It has been engraved by चक्रदासा। इसमें बताया गया है कि किस किस चीज को छोड़कर किस किस पर टैक्स लिया जाएगा, या फिर कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको इनके समक्ष प्रस्तुत करनी है, एज ए गिफ्ट प्रस्तुत करनी है, या फिर इनको देनी है, या फिर इनको नहीं देनी है। और मेन हमें क्या याद रखना है कि देखो ये जो इंस्क्रिप्शन था किसने लिखा था, कब लिखा था, फोर्टनाइट लूनार को लिखा था, है ना। और अब हमारे पास एक सवाल है, व्हाट वर द थिंग्स प्रोड्यूस इन द विलेज। भैया हमें एक सिंपल सी जानकारी मिलती है ना। अब कहने को देखो राज व्यवस्था कैसी है कि इन्होंने बोला कि हमारा शासन था, इनका शासन है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, वो सारे पॉलिटिकल रीजन वाली बात है कि नहीं। अब अगर हमें इसी चीज को दूसरी तरफ से सोचें कि सर अगर हमें वहां की सोसाइटी के बारे में जानना हो, अगर हमें वहां की जनसंख्या में जो उपज होती है, जो जमीनें उगाती थी, या फिर वहां क्या क्या रिसोर्सेज है ना अवेलेबल थे, उनके बारे में जानना हो तो क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, ये जो इंस्क्रिप्शन है इसको अलग तरीके से देखना शुरू करेंगे। जैसे अगर मैं फिर से देखो तो हमें यहां पे बहुत सारी चीजें पता लगेगी। सर कैसे पता लगेगी? देखो सबसे पहले सर विलेज का नाम तो सबको पता है, डंगुना विलेज था, ठीक है, जो एक आचार्य को जिनका नाम है चनन स्वामीन उनको दिया गया था। साथ ही साथ जब प्रभावती गुप्त राज्य कर रही थी तो वहां पर पुलिसमैन या फिर सोल्जर्स थे, इन द सेंस कि वहां पर ये जो जुडिशरी सिस्टम था, इनका पॉलिटिकल पावर था, वो अच्छा था, करेक्ट। अब इसके अलावा इस गांव में और क्या क्या था? इस गांव में जानवरों के लिए अच्छी घास थी, ठीक है, वहां सीड्स थे, चारकोल था, और इसके अलावा वहां पर लीकर एंड सॉल्ट, नमक वहां पे अच्छी मात्रा में है, लीकर वहां पे अच्छी मात्रा में है, ठीक है। वहां पे माइंस हैं, खदानें बनी हुई हैं, खदिरा ट्रीज वहां पर है। उसके अलावा फूलों और दूध की अच्छी सप्लाई होती है, एंड टुगेदर विद राइट हिडन ट्रेजर का जाने के, चलो वो छोड़ो अलग बात है, विद अ मेजर माइनर टैक्सेस। अभी जितने भी चीजें हैं, मतलब कि ये गांव जो है इसमें अच्छी खासी मात्रा में चीजें अवेलेबल है, मतलब कि काफी अच्छा एक अच्छा डेवलप गांव जो है वो ये है जो आचार्य को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 13 ईयर कब लिखा गया था? 13वें साल लिखा गया था। किसके द्वारा? चक्रदास के द्वारा लिखा गया था। तो हमें सिंपल सी बात पता लग गया कि इस विलेज में क्या क्या था, और शायद आगे हमें और बताएगा कि इस विलेज में और क्या क्या था। So an agraha was a land granted to a brahmana who was usually exempted from paying land revenue and other dues to the king, and was often given the right to collect these dues from the local people. देखो अभी क्या कहा था मैंने, ब्राह्मणास जो थे इनको राजा को कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ता था, है ना। यही बात हमने पिछले वाले सेशन में की थी, ठीक है। अब इनको क्या हुआ, इनको एक लैंड जो है वो ऑथराइज किया गया। सर बिल्कुल किया गया। किसने किया? प्रभावती गुप्त ने किया, ठीक है, प्रभावती ने किया, लैंड इनको दे दिया, किनको? ब्राह्मण को दे दिया। अब इस लैंड का जो भी रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू जैसे कि टैक्स, है ना, जो भी गिफ्ट है,
या फिर जो भी प्रोडक्शन होगा इनका कुछ पार्ट वो इनको देंगे। तो ये सब किसको मिलेगा? ये सब मिलेगा इस ब्राह्मण आचार्य को मिलेगा, है ना। राजा का उसमें कोई भी योगदान नहीं है। राजा अब इनसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेगा। मतलब इनको एक तरह से जमीन मिल रही है, जमीन पे होने वाला रेवेन्यू अलग अलग तरीके से, और जनता खुश तो इनको बहुत सारा गिफ्ट भी देती है। तो मतलब ब्राह्मण आचार्य जो है यहाँ पर मालामाल, धनम एकदम हो रहे हैं, है ना। तो ये व्यवस्था थी डोनेशन की। अगर डोनेशन आपने कर दिया, इट मींस वहां से मिलने वाली हर एक वस्तु जिसको डोनेट किए गए हैं उसके अधिकार में है। और इसीलिए प्रभावती ने अपना इंस्क्रिप्शन बताया था टू ऑर्डर एंड टू ऑब्लिगेट, मतलब कि आपको सिर्फ इसी व्यक्ति के शासन या फिर इसी व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी है और इनके सारे आदेशों का पालन करना है। करेक्ट? इतना समझ में आया? बिल्कुल सही, इसमें इतना ही है। Land grant provides some insight into the relationship between cultivators and the states, and however, there were people who were often beyond the reach of officials and samantas. Pastoralists, fisherfolk, and hunter-gatherers, mobile or sedentary artisans and shifting cultivators, generally such groups did not keep detailed records of their lives and transaction. So देखो, यहाँ के जितने भी पेस्टोलिस्ट थे, फिशर फोक थे, हंटर गैदर्स थे, है ना, मोबाइल और सेमीडेंटरी आर्टिसंस थे, या कल्टीवेटर शिफ्ट करने वाले, शिफ्टिंग कल्टीवेटर वाले, या फिर जो घूम घूम के घुमंतु खेती करते हैं, इन लोगों का अपना रिकॉर्ड करने का कोई व्यवस्था नहीं थी। ना किसी प्रकार के लिखने के शौकीन थे, ना इन्होंने कभी अपना ऐसा रिकॉर्ड रखने की सोचा, है ना। अब रिकॉर्ड लिखने की बात तब आती है जब हमारे पास एक पर्टिकुलर प्लेस हो रहने के लिए, जिसमें हम सालों से रह रहे हो, और व्यक्ति एक ही काम करते करते जब बोर हो जाए तब होता है हाँ अब कुछ लिख लिया जाए अपने बारे में, है ना। ये ऐसा है, यहाँ ये अच्छा है, मेरी अंदर की जो कलाकार है वो जाग रहा है। तो ये तब होता है जब आप स्टेबल हो एक जगह, है ना। और इन सब चीजों में कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखती। घूमने वाले थे, खेती करने वाले थे, गुजारा फिश के हिसाब से चल रहा था, है ना, या फिर फलों को बून कर अपना गुजारा चलाते थे। तो ऐसे लोगों में इन लेखन कार्यों के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। ओके, सो द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्रा। अब देखो, पाटलिपुत्रा की अगर हिस्ट्री की बात करें तो पाटलिपुत्रा पहले स्टार्टिंग में इतना पॉपुलर नहीं था, है ना। पॉपुलर हुआ मगध एम्पायर के टाइम। उन्होंने इसको अपनी राजधानी शिफ्ट किया, और फिर इसमें अकाल पड़ने के बाद इसको राजधानी के रूप में छोड़ भी दिया था, है ना। और आज प्रेजेंट में उसके खंडर की तरह पड़ा है वो। और उससे पहले एक समय था जब पाटलिपुत्र वर्ल्ड वाइड फेमस था। तो इसमें क्या कहा गया है? Each city had a history of its own. हर किसी सिटी का इतिहास है, उसी तरह पाटलिपुत्र का भी है। So पाटलिपुत्र फॉर इंस्टेंस began as a village known as a पाटलिग्राम। पाटलिग्राम नाम का गांव था ये। Then in the 5th century BC, the Magadha ruler decided to shift their capital from Rajgaha to this settlement and renamed it. And by the 4th century BC, it was the capital of Maurya Empire. And one of the largest cities in Asia, one of the largest city in Asia. Subsequently, its importance apparently declined when the Chinese pilgrim Zhuan Zheng visited the city in the 7th century. See, he found its ruins and with a very small population. है ना। कहा जाता है कि जब मगधा एम्पायर की ये मौर्य एम्पायर की जब ये राजधानी बनी थी पाटलिपुत्रा, एशिया कंटिनेंट में सबसे बड़ी एंड मोस्ट पॉपुलर सिटी हुआ करती थी, क्योंकि सारा का सारा जो बिजनेस था, सेना वेना, वो सारा यहीं से था। और अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य की कहानियां सुने, पढ़ें, तो उसमें हर बार बहुत ज्यादा बार पाटलिपुत्र का जिक्र आएगा, और अच्छे खासे कामों के लिए भी आएगा। और उसके बाद 7th सेंचुरी के सी के आसपास एक विजिटर है चाइनीज, है ना, जुआन जेंग उनका नाम है। वो जब इस सिटी में विजिट करने आते हैं, क्यों करने आएंगे विजिट? भाई साहब, इस सिटी का वर्ल्ड वाइड चर्चे हैं, फेमस है, तो डिसाइड किया चलो घूम के आते हैं कि जिस सिटी के हम इतने चर्चे सुन रहे हैं आखिर उसमें है क्या। और इसी तरह भारत में कई तरह के टूरिस्टर भी, फॉरेनर भी आए हैं, जिन्होंने भारत को देखा, परखा, और उसके बारे में जैसा उनकी समझ में आया वैसा उन्होंने लिख दिया। वैसे ये आए थे 7th सेंचुरी सी में, इन्होंने देखा भाई क्या है यहाँ पर,
कुछ नहीं, बस थोड़ी सी जनता है और ये जो जगह है पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। बस इतना ही था इसके अंदर, पाटलिपुत्र की हिस्ट्री के अंदर, कि एक जमाने में तो बहुत अच्छा था और फिर दूसरे जमाने में जब इसको त्याग दिया गया तो इसके प्रमाण ही खत्म हो गए। टाउन्स एंड ड्रेन एंड न्यू सिटीज। तो अब हमने देखो, जब हमने इतना कुछ समझ लिया है कि भाई पाटलिपुत्र से पहले की चीजें हमने देखी, प्रभावती गुप्त का इंस्क्रिप्शन देखा, उसमें उन्होंने काफी चीजों के बारे में बताया कि ये चीजें जो है गिफ्ट के तौर पर टैक्स के रूप में, मतलब वहां चीजें अवेलेबल थी। और जहां रिसोर्सेस होंगे ना, वहां से बिजनेस जो है वो बॉन्ड करना शुरू कर देगा। सपोज दैट कि कोई ऐसी जगह है जहां पर एक चीज है, सिर्फ एक पर्टिकुलर थिंग जो है वो बहुत ज्यादा है ना। और बार्टर सिस्टम क्या कहता है सर? ये बार्टर सिस्टम क्या है बता तो रखा है, वस्तु विनिमय जिसको बोलते हैं, है ना, सामान के बदले सामान लेना। तो बार्टर सिस्टम की बात करता हूं मैं, मुद्रा तो बाद में आई थी, इस जमाने में हम मुद्रा भी देखेंगे, ठीक है। बार्टर सिस्टम कहता है कि अगर आपके पास कोई सामान ज्यादा है ना, तो उसको क्या करो, दूसरे को दे दो, और किसी दूसरे पर्सन के पास कोई दूसरा सामान है तो उससे वो ले लो, तो एक्सचेंज करो और खुश रहो। मतलब कि ये डिसाइड तो पक्का है कि यहां पे क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। सर क्या हो रहा है? बिजनेस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, करेक्ट। कहां से हुआ? सर सामान ज्यादा है, बिजनेस हुआ, तो यही आगे जाके अपना एक अपग्रेड जो है अपने आप को करता रहेगा। ऐसे करते करते टाउन्स बनेंगे, नई सिटीज डिसाइड होंगी, और बिजनेस का एक पूरा का पूरा सर्कल या फिर मैप जो है वो तैयार होगा। और अगर हम ग्रीक, है ना, उन यूनानियों की बात करें, मौर्य गुप्ता साम्राज्य के समय की बात करें, तो उस समय मसालों का व्यापार, पत्थरों का व्यापार, बीड्स यानी मोतियों का व्यापार, वो आम बात तो नहीं थी, पर हाँ चर्चित था। और भारत के मसाले दुनिया भर में मशहूर थे। कहाँ थे? दुनिया भर में मशहूर थे। और दुनिया भर से अलग अलग लोग जो है वो बड़े बड़े जहाज, कंटेनर लेके सिर्फ मसालों का व्यापार या फिर कुछ चीजें खरीदने के लिए सिर्फ आया करते थे। जहां पर हम देखेंगे कि कुछ यूरोपियंस ने ऐसा नक्शे बना लिए थे कि भाई इस रास्ते से हमें जाना है। और जब ऐसा हुआ कि भारत में व्यापार के लिए लोग रास्ते बना रहे हैं, तो कई शासकों ने यह भी सोचा कि उन रास्तों पर क्या कर लिया जाए, अपना कब्जा जमा लिया जाए। क्यों जमा लिया जाए? कि भाई फॉरेनर आ रहा है, उसको रोकेंगे, टैक्स वसूले करेंगे, है ना, टैक्स वसूलेंगे उनसे, और वो फॉरेनर है, वो अच्छा खासा टैक्स भी देगा, अच्छा खासा मुद्रा देगा, सोने के मोती देगा। उस समय तो यही चलता था, सोना चांदी या फिर कोई इंपोर्टेंट मटेरियल हो उनके पास, ऐसा जो काफी चर्चित हो। तो ये चीज आई कहां से? बिजनेस बढ़ रहा है, राजा का दिमाग चला कि ऐसे फ्री में तो मैं करने नहीं दूंगा। कहां से कर रहे हैं? अपने भारत से कर रहे हैं, तो उन जगहों पे कब्जा करना शुरू करो। कौन से? ट्रेड वेज जो थे, यानी व्यापार करने वाले मार्ग पर। तो ऐसे करते करते सिटीज जो है वो डेवलप होती है। So let us retrace our step back to the urban center and that emerged in several part of the subcontinent from 6th century BC, है ना। 6ठी शताब्दी सी से लेके BC तक जो सब कॉन्टिनेंट पार्ट में जो अर्बन सेंटर बन रहे थे, जिसको हमने एक तरफ पोस्ट दे दिया था और फिर हम मौर्य गुप्ता सेंटर में चले गए थे पूरा। So as we have seen, many of these were capitals of महाजनपदास। क्या थे? महाजनपदों की कैपिटल रह चुके हैं। सो वर्चुअली ऑल मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सम सच एज पाटलिपुत्रा वर ऑन रिवरिन रूट्स। कहां पर था? सर नदियों के मार्ग पर था। और जहां पर नदियों के मार्ग पर कोई भी रूट होगा, इट मीन्स वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं आपको सिंपली बात बताता हूं, चलो अब मैप की बात कर लेते हैं अपने, ना छोटी सी जरूरी है सर। हाँ ये वाला, तो देखो ये द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी है, 1st सेंचुरी सी का मैप, है ना। ये यूरोपियंस ने डेवलप किया था, मतलब ये तो मैंने अभी वाला, है ना, मतलब थोड़ा बाद का लिया है, बट उनका जो मैप है वो समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा जो मेरे को मिला वो अच्छा लगा दिया मैंने। सर इसमें देख के समझ में क्या आता है? समझ में ये आता है कि लोगों ने बिजनेस करने के लिए अपने अपने रूट स्टेबलाइज कर लिए थे, है ना। हमें सिर्फ और कुछ नहीं देखना है इसके अंदर, सिर्फ रूट देखना है। सिंपल सी बात करूं मैं, अगर भारत के
तटीय इलाके पे कोई व्यापार कर रहा है, पश्चिमी तटीय पूर्वी तट पे कोई व्यापार कर रहा है, तो उसका रूट क्या होगा, इन द सेंस कि अगर वो वेस्टर्न साइड से आ रहा है तो उसको पूरा का पूरा एरिथ्रियन सी जो है वो कवर करना पड़ेगा, और जो पूर्व से आएगा उसको ये इतना चीजें हैं वो कवर करनी पड़ेगी, और जमीनी रास्ते से भी उनको पूरा घूम के आना पड़ता था, जो कि पहाड़ी इलाकों को पूरा पूरा क्या करता हो, गायब करता हो। उसके साथ इनको उन जगहों का भी ध्यान रखना पड़ता था जहां पर लुटेरे, डाकू या फिर ऐसे शासक जो ना हो, क्योंकि वो उनको हड़प ले। तो ऐसे करते करते उन्होंने सेफेस्ट रूट जो है वो बिल्ड कर लिए थे। इसके अलावा अगर आप यहां से देखो, इटली रोम एम्पायर से पूरा पूरा आते हुए ग्रीस वगैरह आ रहे हैं ना, यूनानी वगैरह आ रहे हैं ये भारत के अंदर व्यापार करने के लिए, तो इनका रूट बहुत लंबा है और खतरनाक भी, परंतु खतरनाक होने के साथ साथ क्या है, फायदेमंद है, क्योंकि इनका एक चक्कर जो है वो इनके पूरे के पूरे खतरनाक रास्तों, जहाज के किरायों, लगने वाला कॉस्ट और आमदनी, इन सब की भरपाई करता था। और इसमें कौन शामिल था, भारत के मसाले टॉप लिस्ट में थे। काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, और बहुत सारे मसाले हैं, क्या ही मैं कहूं, है ना, तेज पत्ते, इस तरह के जो सूखे खड़े मसाले होते थे ना, वो भारत में तब से लेकर आज तक पॉपुलर है। और आज तो वर्ल्ड वाइड क्या हो रहे हैं, डिलीवर भी हो रहे हैं, अच्छे खासे मसाले हैं लोगों के पास। सिंपली यहां आपको सिर्फ इतना देखना है कि मैं जिस रूट की बात करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इतने लंबे लंबे रूट जो है वो करते थे लोग, महीनों लगता था लोगों को पहुंचने में, और वही खतरनाक जनरी, कहीं डूब गया तो समझ लो सब मामला खत्म, पर लोग फिर भी रिस्क लेते थे। क्यों, क्योंकि अगर एक चक्कर कंप्लीट हो गया तो अपने माला माल हो जाएंगे, सिर्फ इसीलिए, करेक्ट। और जब ये पॉपुलर बढ़ा तो फिर सभी जितने भी आप ब्लू टिक्स देख रहे हो, ब्लू डॉट देख रहे हो, वहां सब ने भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया था, है ना, भारत से भी जाते थे, वहां से भी आते थे, बट ज्यादा कल्चर क्या था कि बाहर के व्यापारी भारत में आया करते थे। ठीक है, तो ये मैं आपके बहुत आगे चला गया सिर्फ मैप के लिए। सो अदर सच एज उज्जैनी वर लैंड रूट, जैसे कि हमने बात करी थी भैया कि कुछ जो है पानी के रास्ते थे, पहाड़ों के रास्ते थे, कुछ जमीनी रास्ते भी थे, अलोंग लैंड रूट्स, एंड येट अदर सच एज पुहर वर नियर द कोस्ट। ये जगह है, कहां है, तट के पास में। फ्रॉम वर सी रूट्स बिगिन एंड मैनी सिटीज लाइक मथुरा वर बस्टिंग सेंटर ऑफ कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। किससे भरा हुआ था, मथुरा जो है वहां के कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटियों से भरा हुआ था। सामान्य सी बात है, इस मैप पे देख के हमें एक चीज तो पता लगती है कि जो सिटी सिर्फ कोस्टल एरियाज में थी, उनकी वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा डिमांड थे। डिमांड इन द सेंस कि जहाज आया, यहां पे रुका, उनको स्टे करने के लिए जगह मिल गई, वहीं उन्होंने अपना बिजनेस भी कर लिया और वहीं से वापस चले गए। तो भारत के उनको अंदरी इलाकों में बहुत कम जो है वो जाना पड़ता था। अगर यहां पे अपना शिप खड़ा किया, वहां गए, कल को शिप गायब कर लिया लोग, है ना। तो ये जो था इनके लिए वो सबसे एक गोल्डन प्लेस मानो ऐसा, है ना, जहां पे उसको सबको मिलता था। अब भारत में भी यही था कि भैया जब व्यापार इनके कोस्टल एरिया से हो रहा है तो क्या किया जाए, सामानों को इन जगहों पे ट्रांसफर किया जाए ताकि हमारा बिजनेस क्या हो जाए, बढ़ जाए। और जब ऐसा हो तो दूसरे राज्यों का भी हो पाएगा, भाई हम भी टैक्स लेंगे, फ्री में थोड़ी जाने देंगे, है कि नहीं। सो अर्बन पॉपुलेशन लाइक इलाइट एंड क्राफ्ट पर्सन। अब यहां पर इलाइट ऑफ क्राफ्ट पर्सन क्या आते हैं, यहां पे सामान्य सी बात करूंगा मैं ठेकेदार और मजदूरों की, अर्थात कि जब बिजनेस पॉपुलर हुआ तो कुछ इलाइट पर्सन यानी अमीर वर्ग के लोगों ने क्या किया, अपने अंडर में जितने भी आर्टिस्ट थे, जितने भी अपने काम के प्रोफेशनल्स थे, उनका एरिया सेटअप कर दिया और उनको वहां पर बिठा दिया, है ना। एक पूरी की पूरी चेन बना दी कि मैं सामान यहां से उठाऊंगा, तुझे दूंगा, तू इसको फैक्चर करना, मैन्युफैक्चर करना, तो इसको पॉलिश करना और तो इसको फाइनल टच देना, और फिर क्या करूंगा, सामान को मैं वहां भेज दूंगा। तो उसको क्या करना पड़ता था इलाइट पर्सन को, चारों पे नजर रखो, चारों को पैसा दो, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता था उसकी कीमत उन तीनों और खुद की भरपाई प्लस प्रॉफिट, वो दोनों लेके उस हिसाब से सोचता था।
करेक्ट, मतलब कि वो एक सिंगल पर्सन जो है सबको कंट्रोल कर रहा है, पैसे दे रहा है और वही उससे ज्यादा पैसा कमा भी रहा है। क्यों? क्योंकि 3 लोगों को लगकर उसने एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया है जिसकी कीमत उन तीनों और चारों की कॉस्ट से ज्यादा आती है, इट मींस प्रॉफिट के साथ। तो ऐसे में उन्होंने अपना बिजनेस भी सेटअप किया था और ऐसे पावर बढ़ा ली गई थी। तो वी हैव सीन दैट किंग एंड रूलिंग एलिट्स लिव्ड इन फोर्टिफाइड सिटीज, although it is difficult to conduct extensive excavations at most sites because people live in these areas even today. अब ये बात करते हैं, जो हिस्टोरियंस है वो अपने को बता रहे हैं कि भैया अब ऐसी जगह तो थी, है ना, और खुदाई करने पर चीजें मिल भी जाती, एविडेंस मिल जाते, पर खुदाई हुई क्यों नहीं? अरे वहां लोग रहते हैं, अभी लोगों को घर से बाहर थोड़ी निकाल दोगे आप, है ना। और अगर आप ऐसा करते हो इट मीन्स कि आप उनके राइट्स छीन रहे हो, और भारत में सबके मौलिक अधिकार है कि आप किसी को भी राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी को नहीं छीन सकते, ना किसी का घर छीन सकते हो। तो उनको मंजूर नहीं था और उनको लगा कि भाई अगर इन ज्योग्राफिकल एरियाज में खुदाई करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे, तो हो सकता है कोई बाढ़ के, भूकंप के आसार भी बने रहे। तो ऐसे करके उन जगहों को खुदाई नहीं की गई, मतलब, है ना। और दिमाग में आगे सर हड़प्पा एरिया में ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था, पर ये हड़प्पा का इलाका नहीं है, ये दूसरा इलाका है, हम जनपदों की मौर्य गुप्त सम्राट उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके एविडेंस में तो मिलेंगे ना हमें, बिल्कुल मिलेंगे सर, क्योंकि उनके बाद का है ये, है कि नहीं? बिल्कुल है सर। तो ऐसे में क्या किया गया, उन जगहों को छोड़ दिया गया जहां पर लोग रहते हैं, है ना, और जहां से खुदाई करके कुछ एविडेंस मिले उसी से काम चला रहे हैं। So wide range of artifact have been recovered from them, और कुछ जगहों से क्या किया, बहुत ज्यादा आर्टिफैक्ट रिकवर किए गए। और हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा था आर्टिफैक्ट्स कहां मिले थे, जहां पर वो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही थी, बन रही थी, या फिर उनके द्वारा लाई जा रही थी। उनका एक पूरा का पूरा हब सेटअप था। क्या था सर? हब सेटअप था, जहां से या तो पूरी वो चेन कंट्रोल करते थे, या फिर एक ऐसी जगह डिसाइड रखते थे जहां पे सामान का मैन्युफैक्चर करने के बाद, फाइनल टच के बाद उसको इकट्ठा किया जाता और वहीं से उनको इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते थे। सो these included fine pottery, balls, dishes with a glossy finish known as northern black polished ware, probably used by rich people, and ornaments, tools, weapon, vessel, figuring made of a wide range of materials like gold, silver, copper, bronze, आउरी। और ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सारे चमकीले धातु हैं। कैसा है? चमकने वाले, शाइन करने वाले। और ये प्रचलन था अमीरों में कि भैया बर्तन, चीजें ऐसी हो जो शाइन करे दूर से, है ना, ये चमक, ये धमक, है ना, दिखे तो शान और शौकत बढ़ती रहे। और इसी का फायदा सब लोग उठाते थे, इन द सेंस कि जो ये चेन बना के रखा है वो क्या कर रहा है, वो सभी को ग्लोसी लुक दे रहा है, ग्लोसी फिनिश दे रहा है। ऐसा बर्तन दूर से चमक जाए और लोगों को लगे अरे यार ये तो काफी चमकदार बर्तन है, मतलब कि बहुत महंगा होगा। और महंगा होगा तो उसके प्राइस उस हिसाब से बढ़ जाते हैं कि जो बर्तन जितना चमकदार है ना उसके प्राइसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। और जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो अमीर उनको खरीदेंगे कि भाई महंगा है ना, रिस्पेक्ट बढ़ेगी। साथ ही साथ लोगों में चर्चा होंगे कि भाई साहब इसने इतना महंगा बर्तन खरीदा है ना। और महंगा बर्तन खरीदने के साथ साथ क्या होगा, अरे अमीर लोग हैं, बड़े लोग, बड़ी बातें। So figure 2.6, the gift of an image. This is part of an image from Mathura. On the pedestal is a Prakritic inscription mentioning that a woman named Nagapiya, the wife of a goldsmith, Swarnika, named Dharmaka, installed this image in a shrine. क्या करा था उस भाई साहब ने, जो कि सोने का काम करता था, सुनार, है ना, उनकी पत्नी का जिक्र मिलता है कि उस भाई ने श्रीन के अंदर ये जो मूर्ति थी ये इंस्टॉल की थी, जो अब टूट चुकी है। क्या हो चुकी है? टूट चुकी है। तो किसका सिंबल है सर? प्रोडक्शन का सिंबल है। सोनार भाई साहब थे, अच्छी मूर्ति बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, पर वो टूट गई है। बाय द 2nd century BC वी फाइंड शॉर्ट votive inscription in the number of cities, and this mention the name of donor and sometimes specify her occupation as well, and they tell us about people who live in towns: washing folk, weavers, scribes, carpenters, potters, goldsmith, blacksmith, officials, religious, teachers, merchants and kings. इन सभी के बारे में हमें कहां से मिलता है? इंस्क्रिप्शन से।
सो व्हाट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड गिफ्ट मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और ऐसे कुछ इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं जो एज ए गिफ्ट में काउंटर होते थे। अब यहां पर वी आर देयर, वर देयर एनी सिटीज इन द रीजन वर इन हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन द 3rd मिलेनियम, और यहां पर कोई ऐसा शहर है जहां पर हड़प्पा के समय में उनकी सिटीज रही हो? बिल्कुल है सर। अब जहां जहां मैंने आपको हड़प्पा बताई थी वहां पे पहले अपने मैप, हड़प्पा का जो मैप है वो देख लेना, उसके साथ में देखना कि अगर आप देखोगे पूरा का पूरा रीजन है ना, क्या है, वहां पर नई सिटीज जो है वो बस चुकी है। और बसने का सेंस इतना सा है कि सर खुदाई करेंगे उतनी गहराई में तो नहीं जाएगी, बट एक लेयर्स में हमें चीजें टाइम के अकॉर्डिंग चीजें मिल जाती है कि अगर ज्यादा गहराई में होगा तो ज्यादा पुराना, और उससे कम गहराई में होगा तो कम पुराना, उस हिसाब से, है ना। तो कहने का मतलब ये कि सिटीज का डेवलपमेंट कहाँ हुआ था? जहां पर अच्छे रिसोर्सेज थे, रॉ मटेरियल से, या फिर लोगों ने जहां जहां अपने बिजनेस को स्टेबलाइज किया या फिर एक पूरी पूरी चेन सेटअप करी, वहीं पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। और जहां पे लोग रह रहे, इट मींस अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे रॉ मटेरियल तो इनफ है बट लोग नहीं रह रहे, तो वहां पे लोग बनते बनते काम करते करते वहीं पे रहना शुरू कर देंगे। और इन फ्यूचर काफी समय बाद हम जब देखेंगे तो वहां पे एक पूरा का पूरा अच्छा पॉपुलेशन जो है वो सेटअप हो चुका होगा। करेक्ट। तो कहने का मतलब इतना सा है कि जहां पे सामान था वहां पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया। समटाइम्स गिल्ड और श्रेन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एज मर्चेंट्स are mentioned as well, and this guild probably procured raw material, regulated production and market the finished product. It is likely that craftsperson used a range of iron tools to meet growing demands of urban elites. इसमें क्या कह रहा है कि भैया कोई पर्सन ए है जिसके पास बहुत पैसा है, वो बी, सी, ई और डी जो कि काम करने वाले हैं उनको एक जगह बिठाता है, यहां से वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है और उनको अलग अलग लेवल पर देता है। ठीक है, वो इनको पब्लिश करके इनका फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है सर। अब ये बी, सी, ई, डी को कुछ टूल्स चाहिए। क्या चाहिए? टूल्स चाहिए अपना काम करने के लिए, और वही टूल्स जो है वो अलग अलग जगह बन रहे हैं, तो उन टूल्स को वहां से भी उनके लिए लाया जाता, उनके लिए भी अगला सेंटर बने हुए थे। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा एक सर्कल या फिर एक पूरा बिजनेस चेन बना हुआ था, जिसमें कुछ लोग टूल्स बनाते थे, कुछ रॉ मटेरियल इकट्ठा करते थे, कुछ उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे कि भाई लाने ले जाने का, कुछ वहां पर स्टोरेज का काम करते थे, और कुछ ऐसे इन्हीं रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट देने में हर एक स्टेप के अंदर काम करते थे। करेक्ट। तो इसी तरह से हमें यह बता रखा है। द मालाबार कोस्ट प्रेजेंट डे केरला। तो देखो केरला में अगर मैं मालाबार कोस्ट की बात करूं तुमसे, तो सिंपल सी बात है, कुछ एक ये एरिया जो है अपना याद कर लेना। इसको क्या कहा जाता था? मालाबार कोस्ट। ठीक है, जो केरल के अंदर है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक कोस्टल एरिया को ध्यान में रखते हुए मेरी बात को ध्यान से सुनना। हियर इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसको मैं आपको अभी दिखा चुका था। सो कंपोज्ड बाय एन एनोनिमस ग्रीक सेलर, कोई यूनानी जहाजी बेड़े का कप्तान, सेलर, नाविक, उसने बनाया था 1st सेंचुरी सी के अंदर। एंड दे लाइक ट्रेडर्स फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आने वाले, सेंड लार्ज शिप टू दीज मार्केट टाउन्स ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रेट क्वालिटी एंड बल्क ऑफ पेपर and malbutrum, like possibly cinnamon produced in this region, and there are imported here. In the first place, a great quality of coin, topaz, antimony, a mineral used as a coloring substance as coral, crushed glass, copper, tin, lead. ठीक है, तो ये यही है कि इसी तरह से ये सिर्फ क्या था? पॉपुलर था, और भारत में बनने वाले मसालों और सब्सटेंस की जो इंपोर्टेंस थी वो यूनानी और फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड थी। एक बार लोगों ने अगर यूज कर लिया तो बोले वी वांट सम मोर, हमें और चाहिए, और दो और दो और दो। तो इस और के चक्कर में क्या होता? वहां डिमांड बढ़ती। अब डिमांड बढ़ती, भाई मार्केट में किसकी डिमांड है? भारतीय मसालों की डिमांड है, पर है नहीं।
क्या होते हैं, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते, और फिर उस बढ़े हुए प्राइसेस में ये भाई साहब जो बड़े बड़े शिप लेके आते थे ये बेचते थे सामान, तो इनका खर्चा प्लस सामान्य पॉकेट मनी को छोड़कर तगड़ा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ना। तो बड़े बड़े जितने भी अच्छे अच्छे खासे लोग थे, अमीर वर्ग, वो बड़े बड़े शिप खरीद कर इनको बेचते थे, जिनसे उनके नुकसान की भरपाई भी हो जाती थी। करेक्ट। तो सिंपली ये रूट जो है तुम एक बार दिमाग के अंदर रखना कि हाँ ऐसा सिस्टम था, इसको रटने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एज ए इमेजिनेशन के लिए बताया कि एक्चुअल में पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी के मैप का मतलब क्या होता है, इससे आप समझते क्या हो, क्या था ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड बिजनेस सेटअप के लिए जो जहाजी और लैंड रूट थे उनके लिए बनाया गया एक ग्रीक यानी यूनानी मैप था, है ना, जिसको मैंने सिंपल से पुराने मैप को ढूंढ के आपके पास बता दिया गया। देन देयर इज एक्सपोर्टेड पेपर, वहां पे क्या क्या था, पेपर था, पेपर तो नहीं बोलेंगे, पेपर which is produced in quantity is the only one region near the market, and beside this there are exported great quantities of fine pearls, ivory, silk cloth and transparent stones of all kind, diamonds and sapphires and tortoise shell, कछुओं के शेल जो थे वो भी इंपॉर्टेंट थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ ए बीड मेकिंग इंडस्ट्री यूजिंग प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैज बीन फाउंड इन द कोडुमनल तमिलनाडु। कहां है सर, तमिलनाडु के अंदर कोई एरिया है ना, तमिलनाडु के अंदर कोई जगह है जहां को कोडुमल कहते थे, वहां पर ये सारा होता था, मींस बीड मेकिंग और जो प्रीशियस स्टोन थे उनको बनाना, है ना, उनको शेप देना। इट्स लाइकली दैट लोकल ट्रेडर्स ब्रॉट द स्टोन्स मेंशन्ड इन द पेरिप्लस फ्रॉम साइट्स सच एज दिस टू कोस्टल पोर्ट। जैसा कि मैंने कहा था, सर क्या कह रहे हो आप, मैं कह रहा हूं कि यहां पर जितना भी सामान बनता था क्या होता था, उन सभी को यहां पर लाया जाता था। जैसे कि मैं बात करूं, ये समझ लो भारत का मैप है, ठीक है, यहां पर कार्निल जो क्लॉथ है वो बनते थे, यहां पर आयरन स्टील क्लॉथ बनते थे, आयरन स्टील और कपड़े कारखाने थे, यहां पे कपड़े कारखाने थे, यहां पर मसालों के कारखाने थे। ये सभी क्या करते थे, ये सभी उनको उठा उठा के कोस्टल एरियाज पे शिफ्ट करते थे, कहां पर, किनारों पर ले आते थे, और किनारों पे अपना एक बड़ा सा दुकान, हब, स्टोर हाउस उसमें रखते थे, और यहीं से जो है वर्ल्ड वाइड उनका बिजनेस होता था। तो इनको भी अच्छा रहता कि उनको अंदर नहीं जाना पड़ेगा, उनको रहता भाई हाँ हमारे पास एक सेटअप एरिया जहां से हम बिजनेस कर सकते हैं, है ना। तो सबके पास अपॉर्चुनिटी थी अपना सामान अच्छी कीमतों में बेचने की, है ना। और ये सिर्फ मगध एम्पायर में नहीं हुआ था, ये हर बार होता है। प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में भी ऐसा होता है, बस तरीके कुछ बदल गए हैं, है ना। पहले जहाज काफी समय से पहुंचते थे, अब जहाजों की गति बढ़ चुकी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो प्लेन से चला जाएगा, है ना। और इसके अलावा ट्रेन रूट्स जो हैं वो भी स्टेबलाइज हो चुके हैं, तो आपका बिजनेस ग्रोथ और बढ़ जाती है, करेक्ट। तो ऐसे करते करते हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर कंपाइल दिस लिस्ट। अब देखो इस ऑथर ने इस लिस्ट को कंपाइल क्यों किया है, क्या जरूरत थी हमें पता होना चाहिए कि मगध एम्पायर में महाजनपद के समय में भारत में किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, कौन कौन सी वस्तुएं इंपॉर्टेंट थी और कहां कहां से इनका व्यापार हुआ, और इनसे हमें किन किन शासकों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में पता लगता है ना। और इसका हमें सबसे ज्यादा अंदाजा कहां लगता है कि जब हमने देखा कि भाई एक ही जगह जहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन रहा है, वहां पर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वहां पे नई नई सिटीज जो हैं वो डेवलप कर चुके हैं। और हमारा जो टॉपिक था कि न्यू सिटी एंड टाउन, इसका मतलब वही था कि जहां से लोग सामान बनाना शुरू कर रहे थे वहीं पर आगे जाकर, मतलब जहां पे कुछ नहीं था, सिर्फ रॉ मटेरियल था, वहीं पे आगे जाके क्या हुआ, नए सिटीज जो हैं डेवलप हो गए। और इसका अंदाजा हम प्रेजेंट के भारत में लगा सकते हैं। कैसे सर, कि जिन कोस्टल एरियाज पे बिजनेस होते थे आज वहां पे अच्छे खासे सिटीज जो हैं वो डेवलप हैं और वहां का इकोनॉमिक स्टेटस काफी अच्छा है, और उनको हम हायर सिटीज में काउंट करते हैं, और वहां पर जो है काफी ज्यादा जनसंख्या में लोग भी रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इन एरिया से माइग्रेट होते, कहां, इन एरियाज की तरफ जहां पे उनको अच्छा खासा बिजनेस मिल रहा। तो आज के इस टॉपिक को हम यहीं पर करते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन विंस ऑफ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।